श्री गणेशाय नमः। जो रह गया सो रह गया लटक कर, जो रह गया सो रह गया लटक कर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। खंदक मीन्स गड्ढा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास लेस देन 30 डेज हैं फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स, राइट। बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारे पास 70th के लिए हमारे पास लेस देन 30 डेज है। बट देखिए, मेरे एक सर हैं, वो कहा करते थे साल भर पढ़ो या मत पढ़ो, एग्जाम के पिछले दिन जरूर पढ़ो। यही रूल यहाँ भी फॉलो होता है, साल भर पढ़े या नहीं पढ़े, एग्जाम के लास्ट मंथ में जोर लगा दीजिए। जो पहले से पढ़े हुए लिख के देते हैं, कीप फॉलोइंग अस एंड आई गारंटी यू कि हम लोग सेल थ्रू कर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए हमसे अच्छा चैनल मिल नहीं सकता है उनको, ठीक है। सो वी आर हियर विद दिस टॉपिक कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बेसिकली आज हम देखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ओके, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे फ्रिक्वेंटली, और क्वेश्चंस ऐसे जो कि आप गलत कर देंगे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी इस टॉपिक पे, तो यू गोना मेक मिस्टेक्स इन सच क्वेश्चंस। मतलब बहुत इजी ट्रैप होता है उसमें फॉल करना। बीपीएससी की जहां तक बात है, दे आर फॉलोइंग क्लोजली द यूपीएससी पैटर्न। पिछले बार तो लगभग 1/3 क्वेश्चंस थे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछले बार नहीं था तो और ज्यादा चांसेस बनते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। एंड इट इज वेरी बेसिक, यू शुड नो दैट। तो एग्जामिनर बड़े आराम से चेक कर सकता है, उसको करना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और एकदम ये एक चीज प्रॉमिस करूंगा आपसे कि ये टॉपिक मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो और कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। करेगा तो गेस से करेगा, गेस वर्क से करेगा, वो आप उसके लिए आप भी इक्विप्ड होंगे, डोंट वरी फॉर दैट। बट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा उन क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फाइनेंशियल सिस्टम। उसके अंदर 3 चीजें हैं फाइनेंशियल सिस्टम में जो हमें पढ़नी है: फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। बेसिक बता दूं, मार्केट पता है आपको, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसी में ऑर्गेनाइज्ड में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो कि लेंडिंग एंड बोरोइंग, जिसमें 1 साल से कम के लिए होती है। कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इसके बाद है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, शेयर्स और बॉन्ड्स। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बाद में फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज करेंगे। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में 3 तरह का बेसिकली जो फंक्शन होता है: क्रेडिट इंटरमीडिएशन है, मैच्योरिटी इंटरमीडिएशन है और लिक्विडिटी इंटरमीडिएशन है। इन्हीं बेसिक फंक्शंस पे काम करेंगे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ब्रॉड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ब्रॉड क्लासिफिकेशन, थोड़ा स्पीड चलूंगा क्योंकि टाइम कम है, और आप लोग, जैसा मुझे पता है, आप लोग छोटे वीडियोस को लाइक करते हैं। सो आई विल ट्राई टू, देखिए जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बट इट्स आवर कंपल्सन सिंस लेस देन 1 मंथ इज फॉर अस। सो कंपल्सन है हमारा थोड़ा फास्ट चलने का। देखिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में ब्रॉड क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 2 टाइप के होते हैं वो है बैंक्स एंड नॉन बैंक। सिंपल, एक को हम बोलते हैं बैंक, एक को बोलते हैं नॉन बैंक, ठीक है। बैंक क्या होता है? बैंक तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया फ्रेंड में, एनबीएफसी सुनते हैं, उनका भी काम लगभग बैंकिंग जैसा ही होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है बैंक्स और नॉन बैंक्स में? चलिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सोचने की, उसके बाद आगे देखिएगा। बैंक्स के बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, तब हम उनको बैंक बोल पाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज दैट कि वो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, ठीक है, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। सेकंड फंक्शन इज प्रोविजन ऑफ डिमांड विड्रॉल। डिमांड विड्रॉल, पैसा जब आप बैंक से मांगे तो बैंक आपको दे पाए पैसा, ठीक है। थर्ड थिंग इज गिविंग लोन्स। अगर ये 3 काम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो उसको हम बैंक कहेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिला के, पब्लिक डिपॉजिट और डिमांड विड्रॉल को मिला के हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स, ठीक है। डिमांड विड्रॉल को हम ऑन डिमांड विड्रॉल से बोलते हैं। जब कस्टमर आपसे मांगे, आपने बैंक में पैसा जमा किया है, आप पैसा मांगते हैं बैंक से, बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक अगर मना कर दे देने से, आप एटीएम जाए, एटीएम लेके निकालने के लिए एटीएम में, और मना कर दे कि भाई नहीं देंगे, अभी 5 दिन के बाद आना,
तो दिस इज नॉट अ बैंक, फिर उसको बैंक नहीं बोला जाएगा, ठीक है। जब तक वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने का उसका फंक्शन है तब तक भी बैंक नहीं बोलेंगे उसको, और जब तक लोन नहीं दे रहा है तब तक भी बैंक नहीं बोलेंगे। तीनों फंक्शन होना चाहिए। हम पैसे जमा करें बैंक में, जब बोले तब बैंक हमको वापस लौटाए, और तीसरा लोन्स देना चाहिए बैंक को, ठीक है। ये बेसिक फंक्शंस है बैंक के, ये तीन होगा तभी बैंक बोलेंगे, ठीक है। आ जाइए वापस, ये बैंक बता दिया हमने आपको, नॉन बैंक्स हो गया। फिर नॉन बैंक्स में बेसिक फिर ब्रॉड क्लासिफिकेशन दो हो गया। एक हो गया एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दूसरा हो गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एग्जांपल्स आपने ऐसे सुना होगा, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बुलाते रहते हैं ना, बुला बुला के देते हैं, लोन ले लो भाई, गाड़ी खरीद लो, स्कूटर खरीद लो, इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पे, सुना होगा ना ये सब। तो दीज आर कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पहले तो सबसे पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हैं इंडिया में, बट कुछ होते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें 5 आते हैं। एक है नाबार्ड, एक है सेडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक एंड नाबार्ड। Okay, NAFED is National Bank for Financing Infrastructure and Development. ठीक है। मुद्रा बैंक भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट इट इज नॉट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए, अब ये हो गई ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात। अब हम बढ़ेंगे आगे और सारे टॉपिक्स को बारी बारी से निपटा देंगे ब्रॉडली। मेनली इसमें 5 चीजें पढ़नी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम। देखिए, बैंक्स का सबसे पहले जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो क्या है, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। देखिए, आपने सुना होगा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, एससीबीज। अभी हम सी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केवल शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, बिकॉज शेड्यूल्ड बैंक्स कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट बीइंग अ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो क्या होता है शेड्यूल्ड बैंक और क्या होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक सबसे पहले 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो शेड्यूल्ड बैंक बोला जाएगा। पहली चीज ये, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में आता हो तभी होगा शेड्यूल्ड बैंक। 5 लाख रुपया का उनको रिजर्व कैपिटल रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, ठीक है। थर्ड थिंग इज, वर्किंग ऑफ द बैंक मस्ट नॉट बी कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू डिपॉजिटर्स। मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके आप डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, किसी ने बैंक खोल लिया, आप गए पैसा मांगने, वो बोलेगा कि हम नहीं देंगे, 1 महीने बाद आना, जाओ, नहीं देंगे। फिर आप 1 महीने के बाद गए, फिर बोलेगा नहीं देंगे। मतलब आप कस्टमर्स का शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिटर्स का, सॉरी, टू बी प्रिसाइज इट इज डिपॉजिटर्स। जिन डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा किया है, बेसिकली जो आप सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स जो खोलते हैं आप, तो उनके अगेंस्ट काम नहीं कर सकता है बैंक, ठीक है, उनके हित के लिए है ना। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करना है, दैट दोज आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स। अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक नहीं है, देखिए नॉन शेड्यूल का डेफिनेशन सिंपल है, अगर कोई बैंक नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन शेड्यूल बैंक, सिंपल। अब देखिए, ये पूरा लफड़ा ही क्यों है, ये प्रॉब्लम ही क्यों है, why to categorize in scheduled bank and non-scheduled banks? Because there are certain benefits related with being a scheduled bank. What are those benefits? First benefit is that scheduled banks are eligible for loans from आरबीआई। उनको आरबीआई से लोन मिल सकता है, सारे बैंक नहीं पहुंच जाएंगे मुंह उठा के, जो शेड्यूल नहीं होंगे ना वो नहीं मांग सकते हैं, जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होंगे वो आरबीआई से लोन नहीं ले सकते हैं। तो शेड्यूल बैंक्स आर एलिजिबल फॉर लोन्स। दूसरा क्या है, रीफाइनेंस के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बोलिएगा रीफाइनेंस क्या होता है, रीफाइनेंस होता है गारंटर बनना। मतलब हमारे बोलचाल की भाषा में जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमारा कोई गारंटर बनता है बैंक को पैसा देने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे केस है कि जब एक बैंक दूसरे बैंक, जैसे एक कोई बैंक है, मान लीजिए आपका एसबीआई है, आप गए उसके पास लोन लेने के लिए, ठीक। आप है एक्स, मिस्टर एक्स गए एसबीआई के पास लोन लेने के लिए। अब एसबीआई ने बोला कि यार एक्स की हालत तो बहुत खराब है, एक्स बहुत गरीब है, मैं इसे लोन क्यों दूं। अब अगर सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन आके बोले कि भाई सुनो एसबीआई, अगर एक्स ने पैसा नहीं लौटाया तो मैं दूंगा तुमको, अगर एक्स ने नहीं लौटाया तो मैं दूंगा। वैसे तुम कोशिश करोगे कि एक्स वापस कर दे पैसा, लोन रिकवर हो जाए। बट अगर एक्स डिफॉल्ट करता है तो उस केस में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी एसबीआई को वो पैसा देगी जो एसबीआई लोन से रिकवर नहीं कर पाया है, और इसी को हम कहते हैं रीफाइनेंस। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इंस्टीट्यूशंस बना के रखती है, ठीक है।
और आरबीआई भी कर सकती है, ठीक है। तो आरबीआई रीफाइनेंस सर्विसेज भी दे सकती है, लोन्स भी दे सकती है, एंड एक्सेस टू क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज। व्हाट इज अ क्लियरिंग हाउस? क्लियरिंग हाउस होता है, जैसे मान लीजिए इट इज बेसिकली अबाउट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। बट ये कैसे होता है? ये नहीं कि एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा है, दिस इज नॉट क्लियरिंग हाउस। इट इज अबाउट कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एटीएम है हमारे पास एसबीआई का, हम जाते हैं पीएनबी के एटीएम में, ठीक है, पीएनबी के एटीएम में जाते हैं, एसबीआई का एटीएम लगा के हम बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए, ठीक। मेरा अकाउंट है एसबीआई में, पैसे निकाल रहा हूँ मैं पीएनबी से, ये लोग आपस में सेटलमेंट करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग सर्विसेज। तो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज भी मिलता है इनको, इन बैंक्स को, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। फाइन। सो ये हो गया आपका बेसिक्स बैंक का, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैंक्स के टाइप्स देख लेते हैं जल्दी से। बैंक्स के टाइप्स क्या क्या है? कॉमर्शियल बैंक्स, अभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मत जाना। एक टाइप है कॉमर्शियल बैंक, वो मैंने पहले बता दिया, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, आरबीआई एक्ट में होगा, शेड्यूल 2 में तो होगा, ठीक है। चलो आगे देखो। कॉमर्शियल बैंक्स वर्क ऑन प्रॉफिट बेसिस। कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो प्रॉफिट पे वर्क करते हैं, ठीक है, उनको पैसा कमाना सीधा काम। भाई बैंक हम क्यों खोल रहे हैं? आपसे पैसा लेंगे। एक बैंक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नया बैंक खोल लेते हैं, फलानवा बैंक, ठीक है, नया बैंक खुल गया फलानवा बैंक। फलानवा बैंक क्या करता है? फलानवा बैंक में इधर से आता है ढेकनवा, ढेकनवा पैसा देता है इसको, ठीक है, ढेकनवा देता है इसको 100 रुपया, ठीक। अभी जो फलानवा बैंक है, ढेकनवा इसको 100 रुपया दिया है, ठीक है। अब फलानवा बैंक क्या करता है कि 100 रुपया को, और ढेकनवा तो देवे किया है, फेकनवा भी दिया है इसको पैसा, ठीक है, ढेकनवा भी दिया है, फेकनवा भी दिया है। मान लीजिए कि फेकनवा 200 रुपया दिया है इसको, ठीक है। अब फेकनवा और ढेकनवा एक के साथ तो नहीं मांगने आ जाएगा ना जी बैंक से। मान लो इनको जब चाहिए होगा तो दोनों एक साथ अपना पूरा 300 निकालने थोड़ी आ जाएगा एक ही साथ। ढेकनवा बोलेगा कि हमको 10 रुपया चाहिए अभी, मान लो फेकनवा बोलेगा कि हमको 20 रुपया चाहिए अभी, तो इतना रिजर्व में रखेगा, 50-60 रुपया 100 रुपया बैंक रिजर्व में रखेगा, कभी ढेकनवा और फेकनवा को चाहिए होगा तो हम दे देंगे उसको, ठीक है। लेकिन बाकी का पैसा क्या करेगा ये? इसको तो 300 मिल गया, 100 मिला, 200 मिला, इसको मिल गया 300, ठीक है। अभी क्या करेगा? 300 में से कुछ पैसा 150-200 लोन में दे देगा, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ भाई? लिया दे दिया तो फायदा क्या हुआ? फायदा इसको ये हुआ कि जो 100 रुपया ठिकानवा जमा किया था, तो 100 रुपया पे इंटरेस्ट देगा, इसको सूद देगा, ठीक है। सूदखोर होता है बैंक, सूद खाता है, ठीक है। तो बैंक क्या देगा? सूद हम लोग भी खाते हैं सूद, जो पैसा जमा बहुत कम मिलता है, मिनिमम मिलता है। सेविंग्स अकाउंट पे 3%, 2%, ठीक है, वो भी हम नहीं ले पाते क्योंकि मिनिमम अकाउंट बैलेंस क्राइटेरिया भी होता है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2%, 1% में क्या होगा? अभी जो लोन बांटेगा ना, ये बांटेगा 10% पे। जाकर देखिए, कार लोन लेने जाइए, हाउस लोन लेने जाइए, एकदम आपको बोलेगा सीधा 10%, 12%, 13%। कॉर्पोरेट लोन लेने जाइए और महंगा, तो कॉर्पोरेट लोन सस्ता मिलता है, सॉरी टू से दैट। तो देखिए, आपको दे रहा है 3% और अपने रख रहा है 10%, 8% तो इसका फायदा हुआ ना जी। तो कमर्शियल बैंक इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। समझ गए? समझ गए ना? आई होप कि एग्जाम्पल आपको ज्यादा ऑड नहीं लगा हो, बट आई होप कि द ऑडियंस इज बेसिकली फ्रॉम बिहार, तो आई गेस कि दे वुड अप्रिशिएट दिस ह्यूमर। ओके, तो कॉमर्शियल बैंक बस प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, कोऑपरेटिव है, इसलिए सबका जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का वेलफेयर जो होता है वो होता है उनका प्राइमरी एम और ऑब्जेक्टिव। रीजनल रूरल बैंक क्या करते हैं? रीजनल रूरल बैंक बेसिकली दे कैटर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल सेक्टर, इसको कैटर करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर को कैटर करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। फिर होते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स, अलग तरह के बैंक्स। एक नचिकेत मोर कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन दिया था 2014 में, उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे पेमेंट्स बैंक बनाया गया और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया। ओवरव्यू अगर हम ऊपर से बताएं आपको पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो पेमेंट्स बैंक आर बेसिकली दोज बैंक्स जो कि केवल पेमेंट्स के लिए होते हैं। देखा ना, नाम ही है पेमेंट, तो ये लोग ना क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाते हैं, डिपॉजिट नहीं ले पाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। दे आर बेसिकली पेमेंट्स बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर वेरी क्लोज टू कमर्शियल बैंक्स, दे आर वेरी क्लोज टू कमर्शियल बैंक्स,
ठीक। बट फिर अगर कॉमर्शियल बैंक्स के क्लोज हैं तो फिर बने ही क्यों फिर अलग से? तो दे बेसिकली कैटर टू स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स, ठीक है, इनको कैटर करने के लिए बनाया गया। टाइप समझ में आ गया ब्रॉडली? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स में दो पार्ट हो गया, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक्स देखिए सिंपल है, ड्रिवन बाय प्रॉफिट, कुछ नहीं है। दे आर द, देखिए कमर्शियल बैंक जो है ना वो कंपनीज एक्ट के अंडर बनते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है, और लाइसेंस मिलता है उनको आरबीआई एक्ट 1934। सब बोलिएगा इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं भाई, मिल जाएगा स्टेटमेंट, यूपीएससी भी पूछता है और स्टेट पीसीएस भी पूछता है, कौन सा स्टेटमेंट में क्या मिल जाएगा पता नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। कमर्शियल बैंक जो बनता है वो कंपनीज एक्ट के अंडर स्टैब्लिश किया जाता है, उनको लाइसेंस जो मिलता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू मिलता है। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है बता दिए, कम्स अंडर परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब जो रेगुलेट होगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू होगा 1949, ठीक है। देखिए बन रहा है कंपनीज एक्ट के अंडर, लाइसेंस मिल रहा है आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर और रेगुलेट हो रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। फंक्शंस परफॉर्म बाय द बैंक्स, देखिए इन बैंक्स को यूनिवर्सल बैंक्स भी बोलते हैं हम। यूनिवर्सल बैंक क्या हुआ भाई? यूनिवर्सल बैंक का मतलब हुआ कि भाई हर तरह का काम करेगा। कौन सा काम बताओ बैंक का, क्या क्या काम है बैंक? क्या जो जो चीज आप सुने हैं बैंक का, एटीएम कार्ड बांटना, क्रेडिट कार्ड बांटना, डेबिट कार्ड बांटना, लोन बांटना, तरह तरह का सर्विस देना, जितना सर्विस सोच सकते हैं सब सर्विस देता है, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। तो इसका फंक्शंस जो है जितना आप सुने हैं ना सब होता है, कोई नहीं छूटता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, आप पैसा जमा कर सकते हैं, आपका पैसा ले लेगा। ग्रांटिंग लोन्स, आप लोन बांट सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अभी क्या होता है भाई पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो वही शेयर मार्केट वाला, शेयर्स और बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो मैनेज भी का भी सर्विसेज देती है ये बैंक्स। पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ, वो तो करेगा भाई ना, पेमेंट का कौन कलेक्ट करने आएगा? हम जो लोन बांटे हैं तो उसका पेमेंट कौन कलेक्ट करेगा? पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स भी। और इसका बेटर एग्जांपल होगा इससे, समझ लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है तो ये सब भी कलेक्शन का जो पीरियोडिक कलेक्शन होता है पेमेंट्स का, जैसे मंथली है तो ये सर्विसेज भी देंगे ये। अब एक है अंडर राइटिंग, अब भाई ये क्या होता है, पहली बार सुना है अंडर राइटिंग क्या होता है? तो अंडर राइटिंग होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप शेयर इशू किए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के लिए अभी स्विगी का शेयर इशू हुआ था, ठीक है, तो शेयर जब किसी कंपनी का इशू हो रहा है, मान लीजिए कि कोई कंपनी 100 शेयर इशू किया, ठीक है, 100 रुपया का शेयर मान लीजिए एक शेयर है उसका, और मान लीजिए कि कंपनी 1000 शेयर इशू किया, ठीक है, 1000 शेयर। अब अगर 100 लोग आके खरीद लिए इसका शेयर, 1000 लोग आके खरीद लिए मान लीजिए इसका शेयर 100 रुपया में, तब तो ठीक है, जितना उसका एक्सपेक्टेशन था उतना ही शेयर बिका। लेकिन मान लीजिए कि अगर 1000 से कम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए कि 500 लोग खरीदते हैं, ठीक, तो जो 500 लोग नहीं खरीदे उसका रिस्क कवर करेगा बैंक, समझ रहे हैं? और अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा का जो प्रॉफिट मिलेगा, मान लीजिए ज्यादा लोग कर रहे हैं, 1000 शेयर ही है और 2000 लोग बोल रहे हैं कि हमको शेयर चाहिए, तो क्या होगा? शेयर का दाम बढ़ जाएगा ना जी, डबल ना हो जाएगा? तो 20% तक का जो फ्लक्चुएशन होता है ना उसका प्लस माइनस बैंक कवर करता है। फायदा होगा तो बैंक लेगा, नुकसान होगा तो बैंक सहेगा। समझ में आया? 20% तक का, ठीक है। तो ये होता है आपका अंडर राइटिंग, इसको अंडर राइटिंग सर्विस आ सकता है एकदम, किसी भी कोई भी वर्ड बता रहे हैं, कीवर्ड बता रहे हैं, उसको एकदम इग्नोर नहीं करना है। अंडर राइटिंग एक लाइन में पूछ देगा अंडर राइटिंग क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, एकदम भकचका जाइएगा उस समय, समझ में नहीं आएगा क्या क्या मारे, कहाँ टिक मारे, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग सुने होंगे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी सुने होंगे, ओपनिंग एस्क्रो अकाउंट्स, ये सब बताएंगे बाद में, डिटेल में आगे बढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज, सर्विसेज टू डिफरेंट सेक्टर्स, इसलिए यूनिवर्सल बैंक्स बोलते हैं, सारे सेक्टर्स को सर्विसेज देंगे, इसलिए भी यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। हर तरह का सर्विस देंगे, हर सेक्टर को देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं खाली एग्रीकल्चर वाले को देंगे, रूरल वाले को देंगे, ऐसा कुछ नहीं, सबको देंगे और सारा सर्विस देंगे यूनिवर्सल बैंक। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का वोट शेयर जो होगा वो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे होगा। ये है कॉमर्शियल बैंक में वोट शेयर। जैसे मान लीजिए कि हम शेयर होल्डर हैं किसी बैंक का, तो अगर हम 50% शेयर होल्ड कर रहे हैं तो मेरा 50% वोटिंग राइट्स होगा, समझे? यहाँ पैसा चलता है, पैसा बोलता है, पैसा का खेल है सब।
यहाँ 1 member 1 vote वाला सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यही लोग अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है? लुकिंग आफ्टर डे टू डे डिसीजन, जो रोज का डिसीजन होता है ना, कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। रेगुलेट कौन करता है कमर्शियल बैंक को? आरबीआई रेगुलेट करता है। सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आता है? कमर्शियल बैंक पैसा कहाँ से लाता है भाई? कमर्शियल बैंक पैसा लाता है पब्लिक डिपॉजिट से। हम और आप डिपॉजिट करते हैं जाके एसबीआई में खाता में, 100 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया हम लोग जमा करते हैं ना जी। अब आप पैसा भेजते हैं ना आपको पढ़ने के लिए, तो आपका अकाउंट में डालते हो, पब्लिक डिपॉजिट है। मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग यही है कमर्शियल बैंक का, पब्लिक डिपॉजिट, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कमर्शियल बैंक में भी ना बहुत तरह के बैंक है। तो इसमें सबसे पहले आ गया आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जानबे करते हैं आप लोग, इतना होशियार तो हैं आप लोग। 50% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है शेयर किसी भी बैंक का, उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी टोटल 12 हैं, टोटल 12 ही हैं, 12 हैं बस, 12 12 1 2 12, 12, ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स वी आर हैविंग, लाइक एसबीआई, पीएनबी एटसेट्रा। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक सुने होंगे, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारा है ना। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर होगा। अब बस इसका उल्टा है, इसमें गवर्नमेंट था, इसमें प्राइवेट सेक्टर होगा। 50% से ज्यादा शेयर, अभी टोटल 22 है प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखिए ज्यादा है, मान लीजिए स्टेटमेंट में आ गया, एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि इन इंडिया देर आर मोर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स देन प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो क्या कीजिएगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा है। सुनने में लगता है याद एक ही दो है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारा याद आता है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा है। और फिर फॉरेन बैंक्स होते हैं। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं भाई? जिनका जो हेड ऑफिस है ना वो इंडिया के बाहर है, तो उसको बोलेंगे फॉरेन बैंक, और इंडिया में काम कर रहे हैं अपने ब्रांचेस। एग्जाम्पल है एचएसबीसी सुने होंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सुने होंगे, सिटी बैंक, ये सब एग्जाम्पल है। फिर और कमर्शियल बैंक्स का ही टाइप है रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। काहे कमर्शियल बैंक बोल रहे हैं इन सबको भी, हम इन तीनों को भी? कहे कि इसको भी पैसे कमाना है, रुपया चाहिए भाई, डॉलर चाहिए, समझ में आया? इसलिए काम कर रहा है सर। इवन रीजनल रूरल बैंक भी प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक में क्या है बोल दीजिए? ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक में क्या आता है? दे आर फाइनेंशियल एंटाइटीज विच बिलोंग टू इट्स मेंबर्स। सिंपल, मेंबर का ओनरशिप है भाई, सब मिल के ओन करते हैं, सबका बराबर। कद्दू कटेगा तो बराबर बटेगा, यही वाला हिसाब है यहाँ पे, ठीक है। मेंबर्स हु आर एट द सेम टाइम कस्टमर ऑफ द बैंक एंड ओनर ऑफ द बैंक। बोलिए, मतलब तू ही कलेक्टर तू ही कमिश्नर वाला गाना सुने, वही वाला हाल है यहाँ पे। ऑनर भी हम ही है, मेंबर भी हम ही है, कस्टमर भी हम ही है, ठीक है। ये होता है कोऑपरेटिव बैंक, समझे? पूरा डेमोक्रेसी है यहाँ पे। टू द गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वही वाला हाल है कोऑपरेटिव बैंक में। डेमोक्रेसी है। मैनेजमेंट कैसे होता है जी? अकाउंट होल्डर्स आर ओनर्स। कौन होता है ओनर्स? ओनर्स कौन होता है? अकाउंट होल्डर्स आर द ओनर्स। 1 person 1 vote, एक आदमी का एक वोट होगा बस, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आ जाइए वापस। हाँ, मैनेजमेंट क्या है? अकाउंट होल्डर्स आर द ओनर्स। अकाउंट होल्डर्स ओनर्स होंगे, 1 person 1 vote होगा, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, पहले ही बता दिया आपको। एरिया कोऑपरेटिव बैंक बता रहे हैं यार, नाम याद रखिएगा, ये नहीं बता रहे हैं कहानी सुन रहे हैं मजा आ रहा है सुनते जा रहे हैं, नहीं। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बता रहे हैं। कोऑपरेटिव मतलब डेमोक्रेटिक, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? कैन ऑपरेट विद इन 1 स्टेट, मोर देन 1 स्टेट। एक स्टेट में भी काम कर सकते हैं, एक से ज्यादा में भी काम कर सकते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं ऐसे बैंक को जो एक स्टेट से ज्यादा में करते हैं, एक ही कंपनी का। मान लीजिए कि अमूल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अमूल कोऑपरेटिव बैंक। तो अमूल कोऑपरेटिव बैंक गुजरात के बाहर भी काम कर सकता है भाई, राजस्थान में भी कर सकता है, यूपी में भी कर सकता है, एमपी में भी कर सकता है, उसको बोलेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एक के बैंक है लेकिन बहुत सारा स्टेट में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर एक स्टेट में काम कर रहा है तब तो स्टेट लेजिस्लेशन के बेसिस से बनेगा, स्टेट वाला स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट लगेगा उसके बेसिस पे बनेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहा है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनेगा वो। रेगुलेटर्स क्या क्या है इसके? डुअल रेगुलेशन है,
कैसे? आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग अफेयर जो होता है वो आरबीआई मैनेज करेगा भाई। बैंकिंग का जो अफेयर है सारा कुछ, लेंडिंग, डिपॉजिटिंग, इंटरेस्ट रेट, सब पे रेगुलेशन रहेगा आरबीआई का। लेकिन दूसरा क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये क्या रेगुलेट करेगा भाई? बैंकिंग अफेयर्स तो ये कर रहा है, और कौन चीज है रेगुलेट करने लायक बैंक में? रेगुलेट करने लायक है ना भाई, इनकॉर्पोरेशन बन कैसे रहा है, रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब बैंकिंग अफेयर्स मत समझ लीजिएगा, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये सब जो चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो बताएं आपको कि स्टेट अगर एक स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ के थ्रू रेगुलेट होगा, इनकॉर्पोरेट होगा, रजिस्टर होगा, मैनेज होगा, और एक से ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ के थ्रू होगा। लेकिन आरबीआई रेगुलेट करेगा उसका पूरा बैंकिंग अफेयर्स को, ठीक है, समझ गए? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका रेगुलेशन होता है और आरबीआई का होता है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक, स्पीड ठीक है ना? बोलते रहिएगा आप लोग, हाँ ना, कमेंट में बताइएगा, पढ़ेंगे हम आके। अब देखिए, आप ये बता दिए कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक का क्लासिफिकेशन देखिए, देखिए यही सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है मतलब थोड़ा सा लेंदी है। कोऑपरेटिव बैंक, इसको समझ गया सब आसान हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत टाइप का होता है। देखिए, एक हो गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और एक हो गया रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। एक हो गया अर्बन, एक हो गया रूरल। अब देखिए अर्बन में फिर दो तरह का आएगा, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूसीबी जहां लिखे हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। शेड्यूल में दो तरह का आएगा, बस वही, ऑपरेटिंग इन वन स्टेट, सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, ये कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को मिमिक करते हैं, मतलब कॉमर्शियल बैंक की तरह ही लगभग काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक तो है लेकिन शहरी है, साला शहर चल जाएगा तो कॉमर्स में करेगा जी, सॉरी, शहर चला गया कोई बैंक तो क्या करेगा? शहर जाके सब पैसा के पीछे ना भागेगा जी, तो कमर्शियल बैंक वाला काम करेगा। इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शहरी कोऑपरेटिव बैंक है भाई, पैसा के पीछे भागेगा, कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा एकदम, ठीक है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक सेटअप तो रहबे करेगा लेकिन, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप से सारा काम होगा। समझ गए, बुझ गए? चलिए आगे बढ़िए। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखिए, यहीं पे समझना है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में दो तरह का, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने वाला, मतलब 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए, 5 महीना के लिए, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने वाला, ठीक है। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने वाला को जनरली हम कभी कभी लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बोल देते हैं। काहे? कहे कि सब जमीन जायदाद का चक्कर में लोन देता है खूब, ठीक है, आपको जमीन खरीदना है, ठीक है, आपको लैंड कंसोलिडेशन करना है, लैंड मैनेजमेंट करना है, लैंड खरीदना है, बढ़ाना है, रियल एस्टेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके मामले में ये लोग जनरली ज्यादातर लोन देता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में जनरली इनको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में दो तरह के आते हैं, क्या क्या? स्टेट कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग SCARDB, सीआर बोल लीजिए ना, सीआर, कैसे याद कर इतना टफ, CRDB, ठीक है, CRDB। और यहाँ पे क्या है, बस स्टेट को हटा के प्राइमरी लगा दिया है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए फंक्शन वही है, रूरल है ना जी, तो एग्रीकल्चर और रूरल पे ही फोकस करेगा ना, ठीक है। तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी लेवल पे, गांव के लेवल पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये मिलेगा स्टेट लेवल पे, दो तरह का होता है, इसको बोलते हैं पिकार डीबी, यह शिकार डीबी, सॉरी सीआर बोल रहा था ना मैं, शिकार बोलिए इसको, यह शिकार डीबी, आई है पिकार डीबी, ठीक है। चलिए ये हो गया लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में क्या था जी? शॉर्ट टर्म में था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। पैक्स सुनते हो, पैक्स का इलेक्शन होता है गांव में, बेसिक फंक्शन क्या होता है पैक्स का? ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी तो है, लेकिन यही लोग धान गेहूं प्रोक्योर करता है गांव पे, देखे होंगे, पैक्स का इलेक्शन होता है, ठीक है, वही वाला पैक्स है, ठीक। चलिए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया और प्राइमरी हो गया। इसमें डिस्ट्रिक्ट होता नहीं है, स्टेट होता है और प्राइमरी होता है लॉन्ग टर्म वाले में। शॉर्ट टर्म वाले में
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बस नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें स्टेट कोऑपरेटिव है। देखिए जो अर्बन रहेगा उसमें अर्बन लग जाएगा अलग से, शेड्यूल अर्बन कमर्शियल बैंक, तो ध्यान नहीं देना। जहां पे अर्बन नहीं लगा हुआ है वो रूरल है। ये चीज नोट कीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा इस चीज का। कहीं भी कुछ भी मेंशन करके आता है, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन में सीधा आपको चमक जाता है, सीधा दिखता है एग्जाम में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो आप सोचिए कि साला अर्बन वाला का बात कर रहा है कि रूरल वाला का बात कर रहा है। अरे भाई अर्बन नहीं लिखा हुआ तो ये रूरल समझ लीजिए, इसको रूरल है। अगर अर्बन नहीं लिखा हुआ तो रूरल है, ठीक है। अर्बन रहेगा तो अर्बन लिखल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में क्या पढ़ना है हम लोग को? एग्रीकल्चरल मेनली क्या करेगा, है तो यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आप सोचिएगा साला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो ये तो क्या करेगा, ये तो खाली शहर को ही देगा ना। नहीं भाई, इसका भी मेन फंक्शन वही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देगा पैसा। ये भी भले ही शहर में जाकर बसा हुआ है, गांव से आदमी आएगा शहर, मांगेगा लोन कि हमको लोन दे दो भाई, हमको लोन चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देगा। समटाइम कॉल्ड एज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, कभी कभी इनको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, डोंट वरी। अगर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक केवल लिखा हुआ तो रूरल है, ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक तो होता ही नहीं है वैसे कुछ, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होता है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। चलिए, इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ रेगुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अर्बन और सेमी अर्बन एरिया, सेमी अर्बन समझ रहे हैं ना, सेमी अर्बन जहाँ गांव के आसपास कहीं बाजार बाजार देखते होंगे आप लोग, सब सेमी अर्बन एरिया है, ठीक है। उसका डेफिनेशन भी होता है प्रॉपर सेंसस के हिसाब से, बट अभी उसमें नहीं घुसेंगे हम लोग, ठीक है। यूसीबीज आर रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए एक स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, बता ही दिए हैं, रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक से ज्यादा में कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट लगेगा। डुअल रेगुलेशन होता है, बता ही दिए, फिर से क्या बताना, आरबीआई का लगेगा और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का लगेगा। एक स्टेट में होगा तो स्टेट वाला रजिस्ट्रार, और एक से ज्यादा स्टेट में होगा तो सेंट्रल वाला रजिस्ट्रार, सिंपल। अब अर्बन पढ़ लिए, अब रूरल पढ़ते हैं। रूरल में क्या है भाई, रूरल एरिया में ऑपरेट करेगा। कुछ अलग बताने को तो हम बता देंगे आपको, क्योंकि एक बार बता चुके हैं, दोबारा बताने का टाइम ज्यादा है नहीं हम लोग पास। मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट करेगा, बता ही दिया आपको। दे कैटर टू शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट और लॉन्ग टर्म, ये भी बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं। स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पैक्स बता ही दिए हैं। अच्छा देखिए, अब शॉर्ट टर्म, अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब क्या है। शॉर्ट टर्म कैपिटल कम समय के लिए, 5 महीने के लिए ले रहा है पैसा, 6 महीने के लिए ले रहा है, 1 साल में, काहे के लिए लेगा? बीज खरीदने के लिए लेगा जी, खाद खरीदने के लिए लेगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीदने के लिए लेगा भाई किसान पैसा। जो कम पैसा लेता है, 4,000 5,000 10,000 20,000, सबको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल जो होता है ना, वो जनरली मतलब लैंड में जाता है, ठीक है। तो एससी बताया था ना अभी, सिकार डीबी और पिकार डीबी, यही वाला दोनों, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, अब देखिए कुछ की ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा, और एग्जाम में स्टेटमेंट फंस गया आपके पास, यू आर लकी, और मेंस में तो काम देगा ही देगा आपको। देखिए पैक्स होता है जो बताया था ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कौन सा? लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये दो जो होते हैं, ये आउटसाइड परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बाहर आते हैं, और ये बैंक नहीं होते, नाम के बैंक है, बताए ना। पैक्स वैक्स तो भाई धान गेहूं खरीद रहा है, बैंक थोड़ी ना है वो जी, प्रोक्योर कर रहा है जो धान और गेहूं, नाम का बैंक है, बैंक है भी नहीं। इसलिए बैंक, इसलिए आरबीआई भी बोलता है कि जाओ, तुमको रेगुलेट नहीं करेंगे, जाओ, माफ किया तुमको, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेट नहीं होता है पैक्स और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, दे आर नॉट बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वो रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट। अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिखा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिखा हुआ है, तो पक्का स्टेट का लॉ से ही वो उसके अंडर रजिस्टर हुआ है, रेगुलेशन तो आरबीआई का रहेगा, ठीक है, ठीक है। आरबीआई हैज डेलीगेटेड सम पावर्स टू नाबार्ड टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। आरबीआई ने कुछ पावर नाबार्ड को भी दिया है इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का, इतना ही समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोज क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स के? कोऑपरेटिव बैंक्स के प्रोज हैं,
ऑर्गेनाइज ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया भाई, डेमोक्रेटिक है, वन मेंबर वन वोट। हायर लोकल ओरिएंटेशन, मोर सेंसिटिव टू लोकल नीड्स, लोकल ओरिएंटेशन है, लोकल लोग ज्यादा होंगे वहां पे, तभी तो कोऑपरेटिव बनता है ना लोकल लोगों से, तब लोकल नीड को ही फुलफिल करेंगे ना। कैटर टू मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, जो पीड़ित वंचित वैसे वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनको कैटर करेंगे। सेव पुअर फार्मर्स फ्रॉम क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। अब देखिए सुदखोर लोग होता है ना, जब ऐसा ही इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा गाँवों पे, तब ना होता है जी मनी लेंडर्स, सुदखोरी होता है। पता है कितना हाई इंटरेस्ट रेट रहता है उधर, महीना महीना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग, 10-10%, इतना इतना इंटरेस्ट लेते हैं। सोचो 10% इंटरेस्ट पर मंथ भाई, पर ईयर नहीं, तो बिकिए जाता है आदमी, जमीनें बेचना पड़ जाता है उसके चक्कर में, तो मनी लेंडर से बचाता है। ओवरऑल द सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का एफर्ट्स को सप्लीमेंट करता है फंक्शंस को। कौन? कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव काम है कोऑपरेशन भाई, नाम है कोऑपरेशन, काम है कोऑपरेशन, ठीक है। कौन क्या है दिक्कत, क्या है कोऑपरेटिव बैंक में भाई? ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ह्यूज नेता लोग खा जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक को भाई, खा जाते हैं। बहुत सारा सुने होंगे आप, महाराष्ट्र में तो बहुत सारा कोऑपरेटिव बैंक, चीनी मिल चलता है, उसी का कोऑपरेटिव बैंक से बना हुआ है। बस बस अपने लोगों को लोन दिलाते हैं मोटा मोटा, और किसी को सब नाम का कागज पे रह जाता है, कोई लोकल नीड्स और वुल्नरेबल सेक्शन का कोई सेवा नहीं हो रहा है। ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अरे भाई इलेक्शन लड़ना पड़ता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो होता है ना, तो बैंक का मैनेजमेंट के लिए जो पोस्ट होते हैं उसके लिए इलेक्शन होता है चेयरमैन के लिए, ठीक है। उसमें करप्शन होता है बहुत इलेक्शन में, और कोई भी बन जाएगा जीत के, कोई भी होगा अनपढ़ गवार, मान लीजिए भ्रष्ट होगा, वो भी पहुंच जाएगा वहां पर। भ्रष्ट होगा तो क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा ना वहां जाके। तो यही दिक्कत है, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कोई भी बन सकता है चेयरमैन इलेक्शन जीत के। लिमिटेड पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट लिमिटेड मिलता है इन लोगों को, ठीक है, तो इनके पास चीप फंड्स कम है, तो ये दिक्कत है इनका, हाई कॉस्ट ऑफ, इसलिए इनको मतलब हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स है, फंड्स रेज करने में दिक्कत होता है, इसलिए हाई एनपीएस भी, हाई एनपीएस होगा नहीं बताइए, अपने लोगों को पैसा बांट रहे हैं, खाने के लिए ही बांट रहे हैं, इसीलिए बांट रहे हैं कि देबे नहीं करे, अपना भाई भतीजा बात कर रहे हैं, नेपोटिज्म कर रहे हैं वहां पे बैठ के। तो अपना लोगों को दीजिएगा तो कहे लौटाने के लिए दीजिएगा, इसलिए तो हाई एनपीएस है, डिफॉल्ट होता है लोन पे, समझे। तो ये था कोऑपरेटिव बैंक्स। अब एक बचा है रीजनल रूरल बैंक, और इसके बाद बच जाएगा आपका डिफरेंशिएटेड बैंक्स, और हो जाएगा आपका कहानी। अच्छा, इसके बाद स्मॉल फाइनेंस में। चलिए इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए इसका पार्ट 2 लेके आएंगे हम, और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और ये लेक्चर खत्म करेंगे टॉपिक, और ऐसे ऐसे सारा टॉपिक जो बेसिक्स होगा वो खत्म करेंगे हम इकोनॉमी को। एकदम जोश बनाए रखिए हाई, और एकदम फोड़ देना है बीपीएस से, ठीक है। जो रह गया सो रह गया, लटक कर जिसने लगाई एड़, वो खंदक के पार था। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।